अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप लोगों की फरमाइश पर मैं लाई हूँ माफिया क्वीन सीज़न 2। हाँ यार, सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने सारे कमेंट्स करोगे। सोचा नहीं था इतने सारे बम्बार्ड की तरह कमेंट्स से मेरे ऊपर आएंगी। 22, 23, 24 कितने भी हुए मुझे नहीं पता। जहाँ तक देखा था 22-23 तो हो चुके थे, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। हाँ, मेरे चैनल को 900 हज़ार से 100 कम में हम पहुँच चुके हैं और भी जल्दी पूरा हो जाएगा। इज़ नॉट ईजी टास्क स्वीट आर्ट, इज़ बिगिन टास्क फॉर मी। मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला टास्क है ये, लेकिन हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ तक आए, देखते आगे भी आसानी होगी। लेकिन आप लोगों की कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आपने जो कमेंट्स किए है, माफिया क्वीन लाना चाहिए, माफिया क्वीन को चेंज कर दिया है यार। मैंने जब आप लोगों से एक स्टोरी अपलोड की थी टीचर एंड स्टूडेंट की, मुझे कमेंट्स में ये कहा गया कि मैम टीचर और स्टूडेंट वाली कहानियाँ बहुत सुन ली, लेकिन अभी आप लोगों की फरमाइश सुनिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कह रहे हैं कि स्टूडेंट एंड टीचर होने चाहिए। अब टीचर माफिया होनी चाहिए या स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर होनी चाहिए। यानी कि टीचर भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, माफिया भी चाहिए, कॉमेडी भी चाहिए, फाइट भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए। क्या बात है यार, क्या बात है। ऐसा कौन करता है जो तुम लोग मेरे ऊपर जुल्म, मैं जैसी बच्ची पर जुल्म कर रहे हो। और आजकल मुझसे दो सवाल पूछते जा रहे हैं ना कि आप सेहतमंद हो, तो हाँ मैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद हूँ। खाती पीती घराने की तो हूँ, अपना खाती हूँ अपना पीती हूँ, मतलब पानी, खाना, पानी, और इससे ज़्यादा गलत मत सोचिएगा। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना इसका फर्स्ट एपिसोड समझ के लास्ट एपिसोड करके बंद कर देंगे। स्टोरी तो लाई हूँ अपने दिमाग से, अपनी सोचों से। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिस तरह आप लोगों ने कमेंट्स की ना कि आप लोगों को माफिया क्वीन चाहिए, इसी तरह से आगे कमेंट्स कीजिए कि आपको ये स्टोरी आगे भी सुननी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप पे छोड़ देती हूँ। अभी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। हाँ, लाइट नहीं है, अंधेरे में पसीने में बैठी हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके लिए। जब तक लाइट आएगी तब तक आप मेरी स्टोरी भी आप लोगों को मिल ही जाएगी। आई होप सो, कोशिश करूँगी इसी चीज़ के लिए, इसलिए फर्स्ट एपिसोड लाती हूँ माफिया क्वीन का। और हाँ, आई एम सॉरी दोस्तों, जो 2 लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, मेरे दोस्तों ने, कि उन्हें एलियन वाली स्टोरी सुननी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, कमेंट्स से पहले अपनी चीज़ें रखती है अपने सामने। आप लोग माफिया क्वीन सुनना चाहते हैं, अनजानी सी मोहब्बत सुनना चाहते हैं। अगर आप ये दोनों ही नहीं सुनना चाहते, मैं कोई नई स्टोरी ले आऊँगी। लेकिन बाप रे बाप, क्या बात है वर्षा, तुम्हारी तू चाह गई यार। आपकी पसंद या तेरी पसंद, क्या कहूँ मैं आपको। अगर आप मुझसे छोटी हो तो मैं तुम्हारी कहूँगी, तेरी पसंद कहूँगी। अगर आप मुझसे बड़ी हो, लेकिन तुम मुझे दी मैडम भी कहती हो, दी भी कहती हो, तो चलो चलो छोड़ो। तेरी पसंद, आपकी पसंद, तुम्हारी पसंद, सबको पसंद आ गई। चलिए स्टोरी की तरफ चलते, बकवास कुछ ज़्यादा ही हो गया। अगर एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नाफिया क्वीन सीज़न 2। हाय, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है ना, क्वीन सीज़न 2। चलिए चलते बकवास किए बिना एक एक स्टोरी जिसको मैंने अपनी दिमाग से, अपने दिल से सोचा है। इसके लिए मुझे 2 दिन लगे थे कि मैं स्टोरी किस तरह की लाऊं। इसलिए फर्स्ट एपिसोड आप लोग के सामने रखूंगी। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स, जिस तरह से आप लोगों ने माफिया क्वीन को चाहिए ना, चाहिए 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 लिखा था, तो उसी तरह से कमेंट्स लिखिए कि आप लोगों को इसी स्टोरी को सॉरी गाइस, इसी स्टोरी को कंटिन्यू करना है। ओके, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। चलिए चलते हैं। कहाँ कहाँ चलते हैं? मेरा शहर में ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, तो हम दूसरी जगह पर चलते हैं। चलिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर माफिया, गुंडे, राज सब कुछ करते हैं। एक घर, एक बहुत बड़ा आलीशान घर कह सकते हो। उस आलीशान घर के अंदर एक ऐसा कमरा जिसे लोग कहते स्टडी रूम, लेकिन उस स्टडी रूम का नामो निशान नहीं। उसके अंदर कुछ भी स्टडी वाला का नहीं। उसका अंदर कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं। बस स्टडी रूम का नाम दिया गया था। जैसे ही वहाँ के दरवाज़ा खुलता है, एक रास्ता आता है स्टडी रूम के सामने। एक सिर्फ छोटा सा स्टडी रूम कह सकते हो, उसका एक और दरवाज़ा आता है। एक स्टडी रूम होता है किताबों का, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता। बस नॉर्मल से देखा जाए, उसके अंदर एक
एक कबाट है, उसके अंदर सिर्फ किताबें और एक चेयर एक टेबल है, बस उसे स्टडी रूम कहते हो। तो हाँ, वो एक स्टडी रूम है। लेकिन कन्फ्यूज़न तब होती है जब स्टडी रूम के टेबल को हटाओगे, उसके पीछे एक ब्लैक कलर का वाइट पेपर आएगा। लेकिन वो पेपर, वाइट पेपर, ब्लैक कलर का पेपर नहीं होता, दरवाज़ा होता है उसके अंदर से जाकर नीचे जाने का। उसके जैसे ही वो हटाती है टेबल और उसे एक अटके रास्ता बनता है, वो नीचे आ जाते हैं। जहाँ पर वो जैसे ही नीचे आते हैं वहाँ पर 2-3 सीढ़ियाँ कह सकते हो। इसके आगे एक लंबी सी राउंड रास्ता था। जैसे रास्ता पार करते हैं वहाँ पर एक कमरा आता है। कमरा नहीं, बहुत बड़ा सहन कह सकते हो, जहाँ पर बीचों बीच में तकरीबन एक बहुत बड़ी टेबल लगी थी और उस टेबल पर पानी की बोतल, पेन और कुछ कागज़ थे, बस इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। वहाँ पर तकरीबन 20 या 30 सीढ़ी चेयर्स थी, लेकिन उस 20 या 30 चेयरों पर सिर्फ 15 लोग बैठे थे, बस और कोई नहीं बैठा था, सिर्फ 15 लोग। लेकिन उनके पीछे उनके बहुत से लोग हथियार लेके खड़े थे, असला, बारूद कह सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इसी से। एक वो कमरा जहाँ पर 20 से 30 लोग बैठते हैं, वहाँ पर सिर्फ अभी 15 या 20 कह सकते हो लोग बैठे हैं और सबकी नज़र एक चेयर पर थी। एक ऐसी चेयर जो चेयर थी, लेकिन उसको पाने के लिए सब बेताब थे। बेताब इसलिए क्योंकि उस चेयर पर जो बैठेगा इन सब के ऊपर हुकूमत करने वाला बंदा कहलाएगा। हाल फिलहाल तो एक ही बंदा जो इतने सालों से इसके चेयर पर बैठकर राज कर रहा है, आज वो अपना फैसला सुनाने वाला है। वो फैसला जो आज तक उसने सुनाया नहीं। बहुत से लोग खुश थे, चलो उनमें से किसी एक का नाम आएगा और वो इस चेयर पर बैठेंगे। उस चेयर की कलर वाइट, हाँ बिल्कुल वाइट थी, लेकिन साइड में जो हाथ रखने की जगह थी और पीछे एक ताज बना था। ताज वाला गेटअप दिया गया था उस चेयर को, जैसे कि किसी मलका या किसी राजा के लिए बनाया गया हो वो चेयर। बिल्कुल वही चेयर बिल्कुल बीचों बीच में सामने रखी थी और वो लोग जो देख रहे थे हसरत भरी आंखों से उस चेयर को कि आज ये चेयर अब में से किसी एक को मिलने वाला है। वो कौन हो सकता है ये किसी को नहीं पता, बस मिलने वाला है। इसी चीज़ पर वो सब खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश, और उनकी नज़र चेयर पर थी। ताज जैसे डिज़ाइन बना कर वो लोग वहाँ पर कोई बैठेगा ना तो बिल्कुल राजा महाराजा बिल्कुल उसी टाइप का लगेगा। लेकिन वाइट कलर की चेयर थी, साइड में ब्लैक था और उसके ऊपर डायमंड वाला ताज बनाया गया था। जैसे कोई बैठे ना, उसका सर पीछे जाए, आराम से वो ताज खुद से आके उसके सर में फिक्स हो जाएगा। इस तरह की उसके चेयर में डेकोरेशन की गई थी। कुछ कहते हैं ना लकड़ी की चीज़ें की है, कुछ साइंसदानों की चीज़ें भी की है उस चेयर के साथ। अगर कोई बैठेगा तो तब वहाँ से एक इंसान एक लकड़ी जैसे ना छड़ी होते हैं, उसकी आवाज़ उस रूम की खामोशी को तोड़ती है। और उस खामोशी का मतलब टक 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 टक। वो इंसान आता है और उसे देखकर जितने भी वहाँ पर 20 लोग थे वो खड़े हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें ग्रीट करने के लिए। हाँ, क्योंकि वो इस चेयर का पहले किंग था और इतने सालों से वही किंग था, कोई और नहीं था किंग। तो आज उसको आते देखकर सब खड़े हो जाते हैं। जैसे वो आता है और अपनी लकड़ी अपनी छड़ी को लेकर उसी जगह पर जाके खड़ा हो जाता है और उस चेयर को पहले देखता है गौर से और उस पर हाथ फेरता है, उस ताज को टच करता है। और फिर उसके पास में एक छोटी सी एक और चेयर रखी गई थी जो नॉर्मल थी, जो उनके जैसे चेयर की तरह थी। तो उसी पर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है तो सब लोग उसको ग्रीट करके वो लोग भी बैठ जाते हैं। बैठने के साथ ही तो सब लोग कहते, सर आपने इतनी अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है? हमने इतने सालों से जो कोशिश की थी वो कामयाब हो गई और जिस चीज़ की कोशिश की थी आज वो हमें मिलने वाली है, बस आने वाली होगी हमारी ये खुशी। और तुम सबको पता है कि आज की मीटिंग की वजह क्या है? वो इंसान जिस तरह बोलना स्टार्ट करता है सब लोग खामोशी से सिर्फ उसे सुनते हैं। तो सब लोग सर सिर्फ हाँ में लाते हैं कि उन्हें पता है कि आज का कौन सा खास दिन है। तो कहता है वो खास दिन आज का दिन है। इस तख्त पे, इस चेयर पर मैंने कई सालों से बैठकर राज किया तुम सब पे के ऊपर। ऐसे फैसले की जो तो शायद तुम लोगों को पसंद भी नहीं आए, लेकिन मेरी तख्त का राजा मैं था तो तुम लोग मेरे सामने वजीर जैसे कहते हैं ना, मेरे हुक्म के गुलाम, तो वैसे ही थे। अब भी तुम लोग वैसे ही रहोगे या चेंज भी हो सकते, कुछ नहीं पता, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूँगा। और तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ? राज सिंघानिया, इस अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा किंग, जिसने इस जगह को, इस चीज़ को बनाया है।
उस जगह का बादशाह हूँ मैं, और कोई मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचता है। ये अच्छी तरह जानते हो, राज सिंघानिया कोई मामूली नाम नहीं है। अखबारों के पेज खोलोगे तो सबसे पहले राज सिंघानिया का जिक्र आएगा, और वो राज सिंघानिया मैं हूँ, ये तुम सबको अच्छी तरह पता है। राज सिंघानिया की 2 कमज़ोरियाँ हैं और 2 ताकत भी। पहली कमज़ोरी ये ताकत, जिसे हासिल करने के लिए तुम सब लोग बैठे हो। दूसरी ताकत भी मेरी यही चेहरे है, जिसे हासिल करने के लिए तुम लोग अब भी बैठे हो। तुम लोगों को यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है। वो खास मकसद पता है क्या है? मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी मुझे मिल गई है। उसे ढूंढने के लिए मैंने ज़मीन आसमान एक कर दिया, लेकिन वो खुद को गायब कर चुकी थी। आज जिस सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला है ना कि मेरी बेटी कहाँ है, वहाँ पर मैंने अपने बहुत से लोग भेजे उसे लाने के लिए। उसे यहाँ लाएंगे और इस तख्त को मैं उसके हवाले कर दूंगी। तो वहाँ पर जितने लोग थे वो शौक हो जाते, क्या हुआ, हैरान हो गए। मेरी तख्त कर बैठने वाला मेरा वारिस होगा, मेरी बेटी, जिससे मेरी जान है, मेरे दिल धड़कता है। वो बेटी जो इतने सालों से अपने बाप से नाराज़ होकर चली गई, जिसे ये तख्त नहीं चाहिए था, ये सल्तनत नहीं चाहिए था, उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ अपने नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन पता नहीं किस दुश्मन ने उसे मेरे बारे में वो सच्चाई बताई, जिस सच्चाई को मैंने बरसों से अपनी बीवी, अपनी बच्चों से छुपाया है। मेरी इकलौती बेटी से उसे बताया कि उसका बाप क्या करता है। हालांकि उसका बाप उसके लिए एक हीरो था। वो ऐसा हीरो था कि अपने पापा को सबसे पहले हीरो मानती थी। वो कहते हैं ना, बच्चे जब बड़े होते तो बाबा की परी कहलाती है, तो वो मेरी परी थी। लेकिन किसी के कहने पर मेरी परी मुझसे नाराज़ होकर चली गई। तो मैंने भी उसका असर उसे वो मुझसे चुप गया था, लेकिन मैं इसे चुपने कैसे दे सकती थी? बिल्कुल नहीं। तो मैंने पकड़ के उसका वो हाल किया है कि मौत भी मांगे तो उसे मौत नहीं मिल पाएगी। उसे ये तख्त चाहिए था ना, ये तख्त देखेगा ज़रूर, लेकिन हासिल कभी नहीं कर पाएगा। जब मैंने अपने दिल की बात उससे कही थी कि ये तख्त मैं अपनी बेटी को दूंगा, यहाँ पर राज करेगी एक माफिया क्वीन। बहुत से मर्दों ने इस पर राज किया, इस चेयर पर बैठकर। अब एक लड़की आके इस चेयर को संभालेगी। लेकिन मेरी बेटी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। उसे तब पता चला कि मैं कौन हूँ, तो मुझसे नफ़रत कर बैठी, मुझसे दूर चली गई और खुद को मुझसे बहुत ज़्यादा दूर करती जा रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ और हर कीमत पर मैं अपनी बेटी को ढूंढ के ला के इस तख्त पर उसको बिठाऊंगा। खुद से वादा किया है मैंने। जिस तख्त की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हुई ना, वही तख्त उसकी सल्तनत है और वही तख्त पर वो बैठेगी। उसी तख्त पर बिठा के मैं तुम सब पर उसकी हुकूमत करवाऊंगा। ये वादा मैंने खुद से किया था। मैं खुश था। चल, मेरी बेटी को ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं नॉर्मल, वो मुझे मना कर सकती थी। प्यार से मैं उसे समझाता, जिद करता, उसे डांटता, उसे कहता देखो बेटा, मैं जिस तरह का काम करता हूँ वो तुम नहीं करोगी, कोई मसला नहीं, बस उस चीज़ को संभाल के रखो। ये हमारे वारिस में हमें मिली है, मेरे बाप दादा से हमें मिली है। लेकिन मेरी बेटी कहती ज़रूरी थोड़ी है आपको जो आपके फादर से मिली वो आप मुझे दे दें। मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें, और मुझे ये खून खराबे से दूर रहना है। आई डोंट लाइक इट। लेकिन वो नहीं जानती, वो राज सिंघानिया की बेटी है। राज सिंघानिया की खून, जितनी वो नरम, जितनी मासूम, जितनी प्यारी दिखती है ना, उससे डबल खतरनाक है मेरी बेटी। उसके अंदर वो डरावना सा चेहरा छुपा है, जिसे वो दबा के रख चुकी है अपनी माँ की वजह से। अपनी माँ से बेतनाशा प्यार करती है। उसकी माँ ने जब पहली दफ़ा उसका रूप ये देखा था, तो उसने उससे वादा लिया था कि कभी भी किसी को भी अपना ये रूप मत दिखाना। लेकिन मैं उसका बाप हूँ, कैसे नहीं पहचान सकता अपनी बेटी को? अच्छी तरह पहचानता हूँ। तो वो क्वीन ऑफ द क्वीन है इस तख्त के लिए। बिल्कुल जिस रूप में मैं उसे देखना चाहता हूँ उसी रूप में मेरी बेटी मुझे मिलेगी और मैं इसे यहाँ बिठाऊंगा। उसे ढूंढने के लिए मैंने लोग भेजे हैं, वो बस आँखा में वो के यहाँ जाएंगे। तब वहाँ पर एक ज़ोर से तब चीज़ गिरने की आवाज़ आती है और वहाँ से एक लेडी आते हुए सीधा उसके गिरेबान से पकड़ के उस चेयर से उठा के कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फिर से ढूंढने के लिए लोग भेजने की? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखो मिसेस सिंघानिया,
मत बोलिए मुझे सिंगानिया, खास करके इस नाम से तो मुझे मत बुलाइएगा मिसेस सिंगानिया। नहीं हूँ मिसेस सिंगानिया। मैंने एक इंसान से प्यार किया, तो उसके प्यार की मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ थी। तुम्हारी वजह से तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। मैंने की अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए। मेरी भी बेटी है वो, इसलिए तो उसकी जान खतरे में हर बार आती है, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी बेटी है वो। हर दफ़ा उसे मौत के मुंह से निकालना पड़ता है मुझे, उसकी माँ को। हर दफ़ा तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी बेटी को ढूंढ के मारने की कोशिश करते हैं। हर दफ़ा मैं उसे बचाती हूँ तुमसे, और तुम्हारी इस जो राक्षस की टीम यहाँ बैठी है ना, उनसे, उन सब से मैं अपनी बेटी को बचाती हूँ। तुम ये सल्तनत, और चेयर को लेकर जोर से लात मारती हो, वो चेयर नीचे गिर जाता है। तो मिस्टर राजीव सिंघानिया गुस्से में उसको देखते, क्या मारोगे मुझे, खून करोगे मेरा? नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी की जान मैं हूँ, और तुम इसलिए तो मुझे कुछ नहीं करते और मेरी बातें सुनते हो। उस रिश्ते को मैंने बहुत बरसों पहले आग लगा दिया था, जब बात मेरी बेटी की आई थी। बहुत बरसों पहले इस घर में रहती हूँ सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की हिफाजत करनी है। 10 सिर्फ तुमसे और तुम्हारी इस राक्षस टीम से। नहीं चाहिए उसे ये कुर्सी, नहीं चाहिए यहाँ की सल्तनत, कुछ भी नहीं चाहिए उसे। नहीं बनना है क्वीन, माफिया क्वीन उसे नहीं बनना है। हाँ, उसके अंदर जो चीज़ तुमने देखी है ना, उसे कंट्रोल करना भी वो सीख चुकी है, और उसे कंट्रोल करना किस तरह करना है वो उसे अच्छी तरह पता है। वो ऐसे ही किसी बेगुनाह को नहीं मारेगी, बिला वजह किसी पर हाथ नहीं उठाएगी। मेरी बेटी, सुना तुमने, मेरी बेटी, वो मेरा भी खून है। अच्छा, तो ये भी तो तुम्हारा बेटा है? ये बेटा है, खड़े हो जाओ। ये भी तो सिंगानिया है, सिंगानिया का खून है, सिंगानिया का वारिस है। इसे बिठाओ ना कुर्सी पे। क्यों, इसे क्यों नहीं बिठा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी बीवी की, दूसरी बीवी की बेटा है। तो तुम भूल रहे हो, लड़के के लिए तुमने दूसरी शादी की थी। मेरी मोहब्बत को उसी टाइम मार दिया तुमने, जब तुमने इसकी माँ को बीवी बनाकर मेरे सामने खड़ा करके कहा था, ये मेरी दूसरी बीवी है और इससे तुम्हें वारिस मिलेगा, जो शायद तुम्हारी सल्तनत को संभाल सके, तुम्हारी इस क्वीन वाली दुनिया को संभाल सके। तो बनाओ इसे बादशाह, बनाओ उसे इस क्या कहते हैं, बनाओ उसे प्रिंस यहाँ का, बनाओ ना। वो तो तैयार है, क्यों नहीं बनाना चाहते? लेकिन यहाँ बैठेगा तो मेरा पहली वारिस बैठेगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। हाँ, शादी करने की वजह ये थी क्योंकि मैंने एक गलती की थी। उस गलती को सारी ज़िंदगी में भुगत रहा और भुगतता रहूँगा, क्योंकि मैंने तुमसे धोखा किया है। तुम मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क हो, हाँ, मोहब्बत और इश्क, उसी मोहब्बत को छोड़कर रात गुजारी इसकी माँ के साथ, और उसी का तोहफा है ये। इसके बाद तुम्हारी शादी। वो लड़का अपनी मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि उसे उसकी बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कुछ करता नहीं, क्योंकि सामने उसका बाप खड़ा था, राजीव सिंघानिया। अगर किसी के लिए अच्छा है तो अच्छा है, अगर किसी के लिए बुरा है तो सबसे ज़्यादा बुरा राजीव सिंघानिया है, जिसे सब जानते हैं। इसलिए तो वे यहाँ का किंग नहीं मान, यहाँ का किंग माना जाता है। ऐसे ही तो कोई नहीं होगी किंग में, किंग तो एवं ही नहीं होगा ना, किंग तो सब कुछ संभालता है। इसी हिसाब का था ये राजीव सिंघानिया। तो कहता है, आएगी तो मेरी बेटी सिंह इस तख्त पर बैठने के लिए। वो खुद से जाते हैं, अपने आप की लकड़ी को थोड़ा साइड में रख पकड़ा कर वो झुकते हैं, खुद से, किसी की मदद नहीं लेते, खुद से झुक कर उस चेयर को उठाते, उसे साफ करते हैं, अपने पास से एक रुमाल मंगवाते हैं, उससे साफ करके कहते, इस चेयर को आज हाथ लगाया, मैं जला दूंगी इस कुर्सी को। जिस कुर्सी पर बैठने बिठाने की सपने देख रहे हो ना हमारी बेटी को, उसे मैं जला दूंगी, उसे राख करके रख दूंगी। इसे किसी के बैठने के लायक तो नहीं मैं छोड़ना चाहती, छोड़ रही हूँ, बिठाओ। लेकिन अगर तुम मेरी बेटी को इस पर बिठाओगे ना, तो मैं इस कुर्सी को जला दूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। वैसे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। तो वो कहती, क्या तुम्हें पता चल गया वो कहाँ है? तो तुम्हारे हाथ तो आने वाला नहीं, नहीं आएगी वो हवा के तूफान है, वो समंदर का वो तूफान है ना, जिसे पता है कि उसका रुख कहाँ है, और रुकेगी नहीं।
अगर तुम पकड़ने जाओगे, कैद करने जाओगे तो पकड़ में आएगी नहीं। वो उड़ती हुई पंछी है जिसे कैद करने के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कभी उसके किसी को हाथ नहीं आती। वैसी पंछी है मेरी बेटी, इतना यकीन तो है। और अगर इसमें से किसी भी राक्षस ने मेरी बेटी पर वार किया, अभी इन्होंने जो सुना, इसके बाद मेरी बेटी के दुश्मन और बढ़ गए। थैंक्स फॉर यू। एक बाप अपनी बेटी के दुश्मन बढ़ा रहा है, दोस्त नहीं। उसके लिए पीठ पर वार करने वाले खड़ा कर रहा है, और सबसे पहले तो आपका ये बेटा उसे मार डालेगा। बड़ी माँ, ये डोंट कॉल मी बड़ी माँ। अच्छी तरह तुम्हें और तुम्हारी माँ को जानती हो। तुम जिसके सर का ताज बन के बैठे हो ना, उसी के सर पे रहो। अपने बाप के लाडले रहो, बाप का चहीता रहो, बाप का चमचा रहो। मुझे बड़ी माँ मत कहना। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, नफ़रत करती हूँ तुम्हारी माँ से, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी को कई दफ़ा तुम दोनों की वजह से मुसीबत झेलनी पड़ी है। आपको गलत फहमी हुई है और लोगों ने झूठ बोला। कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है, वो पता चल जाता है। क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल नहीं रहा ना। और तुम्हें ये तख्त चाहिए, और तख्त मैं खुद तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा सगा बाप तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इसकी दुश्मनी तुम मेरी बेटी से गलती से मत निकालना। अगर वो तुम्हें टच नहीं कर रही है, उसकी वजह मैं हूँ। क्योंकि वो तुम्हें भाई नहीं मानती, तुम उसे अपनी बहन भी नहीं मानती, लेकिन तुमने 2 बार उसकी जान लेने की कोशिश की। आपको गलत फहमी, मैंने कहा ना, अपने बाप के सामने ये मासूम वाला चेहरा दिखाना, मेरे सामने नहीं। क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझे अच्छी तरह पता है कैसा चेहरा है। मेरी बेटी को तुम पकड़ नहीं पाओगे। तुम मिस्टर सिंघानिया, राजीव सिंघानिया, तुम कभी भी मेरी बेटी को कभी भी पकड़ नहीं पा पाओगे। तुम राजीव सिंघानिया, कभी भी नहीं। अगर पकड़ पाते ना, 10 साल पहले तुम्हारी सल्तनत को हिला के वो यहाँ से नहीं जाती। तुम्हें भी अच्छी तरह पता है तुम्हारी बेटी तुमसे भी बड़ी तोप है, इसलिए तुम इसे इस चेयर पर बिठाना चाहते हो। वो बारूद है, बारूद से मत खेलो। वो शांत है, उसको शांत रहने दो। वो तूफान है समंदर का, तो उसे लहरों में बहने दो। उसे समंदर का तूफान बनने मत दो, जो अपने साथ सब कुछ बहा लेके जाएगी, और कोई भी चीज़ बचेगी नहीं राज करने के लिए। ना तुम्हारा ये तख्त, ना तुम्हारी ये खबीस लोग जो यहाँ बैठे हैं राक्षस के रूप में, जिन्हें मकोटा पहना है इंसान का। मोमिन मकोटा पहना है इंसान वाला, लेकिन अंदर से वो राक्षस है। सुना तुमने? वो हवा, वो तूफान को मत पकड़ने की कोशिश मत करना। उस पंछी को कैद करने की कोशिश मत करना। उसके सामने 10 भी राजीव सिंघानिया आए ना, तब भी वो एक ही सिंघानिया है। मिस सिंघानिया, याद रखना मेरी बात को, और अपने बेटे से कहना, इस बार अगर उसके कोई भी हाथ मेरी बेटी को तकलीफ देने के लिए मुझे नज़र आई ना, तो मैं मिसिस सिंघानिया, जो तुम मुझे कहते हो ना, मिसिस सिंघानिया नहीं, बेटी सिंघानिया के लिए इसका हाथ भी काट लूँगी। मैं माँ हूँ, अपनी बेटी के लिए किसी को मार भी सकती हूँ। पकड़ नहीं पाओगे उसे, तुम बिल्कुल नहीं कर पकड़ पाओगे, और तुम मेरे हाथ में नहीं आने वाले। 20 क्या 30 के 10 साल पहले तुम्हें इस कुर्सी पर उसे बिठाना चाहती थी। याद है उसने क्या किया था? जिस तरह तुम खुशी खुशी लाए थे इसे कुर्सी पर बिठाने के लिए, और तुम्हारे सामने तुम्हारे इस तख्त को आग लगा दिया उसने, ये कहकर इस तख्त पे तो मैं ज़िंदगी में कभी ना बैठूं, और इससे किसी के बैठने के लायक नहीं रखूँगी। उसे तुम्हारी आंखों के सामने, जो ड्रिंक तुम्हारे दोस्त यहाँ पी रहे थे, उसी से एक बोतल लेके उसे आग लगा दी। कितनी मुश्किल से तुमने उसकी आग को बुझाई, तख्त को राख होने नहीं दिया। लेकिन अगर इस दफ़ा तुम उसे लाए ना यहाँ बिठाने के लिए, तो इस घर को पूरी तरह से राख कर देगी वो, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी राज सिंघानिया की बेटी पूरी तरह से बर्बाद कर देगी तुम्हारी सल्तनत को। याद रखना, उसे बुराई करनी नहीं है, किसी को मारना नहीं है, सुकून से रहना है, सुकून से जीना है, तो उसे जीने दो, अपनी लाइफ गुजारने दो। 10 साल पहले वो यहाँ से चली गई, तो 10 साल पहले की बात ख़त्म है। अब तुम्हारे पास तुम्हारा नस्ल है, जिससे तुम नस्ल बढ़ा सकते हो, उसे बिठाओ इस तख्त पर। मेरी बेटी को अपनी इस गंदे दलदल से दूर रखो, दूर रखो मेरी बेटी को। तब वहाँ से एक इंसान भागते हुए आता है, तो उसे देख कर कहता है, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है वो किंग? हाँ बोलो,
कहाँ है मेरी बेटी। तब उसकी माँ ज़ोर से हंसती कहती मिल गई तुम्हें तुम्हारी बेटी। अपने बंदों का हशर तो देखो, किस अशर से किस तरह भाग के आ रहे हैं तुम्हारे पास। ज़रा उनके चेहरे पर पसीने तो देखो, जो ऐसा लग रहा है अपनी मौत को अपने आंखों के सामने देख रहे हो। उनके चेहरे पर डर, मौत का खौफ कैसे नज़र नहीं आ रहा तुम्हें। मेरी बेटी कहाँ है। सरोज नज़रों से ओझल हो गए। क्या मतलब मेरी बेटी तुम्हारी नज़रों से ओझल हो गई। सर चले वहाँ जहाँ पर उनकी बेटी थी, बहुत खुशी से अपने दोस्त के साथ बैठ के बातें कर रही थी, बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी। तो उसकी दोस्त कहती है यार आज की पार्टी कैसी अच्छी लग रही है ना, मैं और तू मेरी जान है, मेरा दिल का टुकड़ा है। बकवास बंद रख, अपनी बकवास अपने पास रख। वैसे तू एक ना बहुत भोली लड़की है, कितने लड़के तुम पर लट्टू है और तू है कि किसी को मानती नहीं। ये देख आज इस गाड़ी को देख, तूने तुम्हारा स्कूटी है तो, अरे यार मेरी स्कूटी की तारीफ तो कर दे, मेरे डैड ने मुझे खरीद के दी है, अच्छी लग रही है, खूबसूरत है। हाँ तेरा हमारा डैड कौन है। अरे जिसने मुझे गोद लिया था। तू अनाथ मैं अनाथ, हम दोनों तो अनाथ ही है ना, तो टेंशन किन को लेना। ठीक है। और इसी तरह बात कर रहे थे तो उसे महसूस होता है कोई उन्हें देख रहा है। तो वो लड़की क्या करती है, उसने वाइट कलर का शलवार कमीज पहना था, तो वो यहाँ वहाँ देखने लगती। तब उसकी दोस्त कहती अरे यार मैं तेरे सामने बैठी, तू यहाँ वहाँ क्या देख रही। कुछ गड़बड़ होने वाली है, चलो यहाँ से चलते हैं। अच्छा तू इतनी खूबसूरत तो है नहीं, मैं इतनी खूबसूरत तो हूँ नहीं कि लोग हमें देखकर पागल हो जाएं। लोगों को मिनी स्कर्ट वाले लड़कियाँ पसंद है, ना कि शलवार कमीज़ वाली। ये शलवार कमीज़ कभी पहनो कभी क्या पहनो, कुछ नज़र नहीं आता उन्हें हमारे अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ ना यहाँ कुछ होने वाला है, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं भी कह रही हूँ यार ऐसा कुछ होने वाला नहीं, अच्छी खासी यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं हम दोनों। ये देखो कारें, समोसे वगैरह खा रहे रात के 3 बजे। आखिरी समोसा तो उन्होंने हमें दिया है, रात के 3 बज रहे हैं। सच में मजाक कर रही हूँ यार, 12 तो बज रहे हैं रात के। हाँ तो चलो यहाँ से चलते। चल मेरी स्कूटी पर चलते। नहीं इसे यहीं पर छोड़ दो। क्या मतलब इसे यहीं पर छोड़ दो, चोरी हो गई तो। देखो 1 मिनट रुको, सुनिए भाई साहब। जी मैडम जी, ये स्कूटी आप लोग अपने पास रखेंगे सेफली, कल हम आके ले लेंगे, या हम में से कोई भी ना आए तो आप इसे इस एड्रेस पर पहुंचा दीजिएगा, लेकिन आप पहुंचा दीजिएगा ठीक है। ये क्या करो, उसका हाथ पकड़ती वहाँ से पैदल निकलने लगती। तो कहती तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैंने वो स्कूटी तेरी नहीं है, इतना मुझे पता है, राउंड लगाने के लिए लाई थी ना मैं। हाँ यार उसने, चल छोड़ ना, हम लोगों को अनाथ आश्रम से लेकर आते हैं, बच्चे बन के संभालते हैं, जब खुद के बच्चे होते हैं हमें नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सच है ना। ठीक कहा तूने, ये सच है। कुश्ती में उनके साथ बहुत ज़्यादा कुश्ती यार, पता है मुझे कितनी कुश्ती थी उनके साथ। जब से उनकी खुद की बेटी हुई, उनकी खुद की चीज़ें हुई, वो जिस तरह से संभाल रहे थे खुद को, सब दिखता है मुझे। तुमसे काम करवाते, तुम पढ़ाई भी अपनी मर्जी से करते, अपनी बलबूते पर कर रही हो। हाँ अब जॉब भी हो गई है, जॉब होने वाली है, पढ़ाई करने वाले पता नहीं, देखते क्या करते हैं। यार मैं सोच रही हूँ पढ़ाई कर लो, फिर से स्टार्ट कर दूँ। तू क्या कहती है। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम दोनों। और इसी तरह करते करते वहाँ से एक साइड में जाते, वहाँ पर पार्किंग एरिया था। तो कहती तू अब मुझे पार्किंग एरिया में कहाँ से घुसा रही है, रुको तुम चुप रहो। वो एक गाड़ी को चेक करती कि कौन सी गाड़ी लॉक है या नहीं। और उसने क्या किया, उसने अपने चेहरे को, जो वाइट कलर का सूट उसने पहना था, उसके दुपट्टे को लेकर पूरे चेहरे को कवर कर दिया सिवाय उसकी आंखों से। तो अपनी दोस्त को भी कहती तुम भी इसी तरह करो जिस तरह मैंने किया है। क्या हमारे पीछे चोर आने वाले, हम चोरी करने वाले। मैंने जो कहा वो करो ना, क्यों बकवास कर रही हूँ। वहाँ पर जितने भी कैमरा थे वो कैमरों से बचते बचते वो उस कार के पास आती है, एक एक कार को चेक करने लगती। कहती है अरे यार फिर से तू चुप रहे, मुझे मेरा काम करने दे। ये क्या, एक ब्लैक कलर की मारुति खुल जाती है। तो वो कहता है कितना नालायक मालिक इस गाड़ी का, इस गाड़ी को ऐसे ही छोड़ के चले गए, हमारे लिए छोड़ के चले गए क्या। अब क्या करना है, बैठ जाओ। क्या मतलब तू गाड़ी चलाएगी, तूने कब से ड्राइविंग सीखी है। मैंने कहा बैठ जाओ। अरे यार क्या मरवाना है, चोरी करके बाइक लेगा, चोरी करने की क्या जरूरत है। जो मेरी छोटी सी प्यारी सी बेइज्जती थी मेरी बहन की, उसी पे जाके मरते घर पे ना। मैंने कहा बैठो। वो जिस लुक में कहती वो खामोशी से जाके उसके साइड में बैठ जाती है। तो कहती अब क्या करना है, अब यहाँ से जाना है, सीट ओके,
हम चोरी कर रहे हैं क्या? क्या बात है, हमने पहली बार ज़िंदगी में चोरी की, मुझे मेकअप करना था यार। बकवास बंद रखो। वो गाड़ी जिस तरह से स्टार्ट करती है वो कहती है वाह, बिना चाबी के स्टार्ट कर दिया। और बेवकूफ़ इंसान जिसकी ये गाड़ी है वो चाबी अंदर छोड़ के चला गया है, हमारे लिए आसानी हो चुकी है। ये कहकर वो वहाँ से गाड़ी निकालती, जैसे गाड़ी निकालती है वैसे वो जो पीछे जो लोग थे वो पीछे से मिरर से देखते, कहते ये क्या है, हमारे पीछे इतनी सारी गाड़ी क्यों है, हाय हमने चोरी पहली दफा की, पकड़े गए ना, देखा तेरी वजह से पकड़े गए। चुप, एकदम चुप, कुछ मत कहो, बस अपना सीट बेल्ट बांधो। अब हमें तूफान से बात करनी होगी। क्या मतलब? तूफान हमारा चाचा है क्या, हम उससे बात करेंगे? वो कहेगा हाँ बेटा बोलो, कैसी थी तुम्हारी ज़िंदगी, कैसे चल रही थी, मज़ा आ रहा था तुम्हारे साथ? एक नक्की तू एक नक्की मैं, हम दोनों कंगले लोग, और क्या चाहिए हमारी ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं, ले रहे जी रहे। बकवास बंद करोगी तुम? वैसे यार तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकती, तुझे तो देख के मुझे अजनबी सी फीलिंग आ रही है अभी। तो एक अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती, कहती अगर मैं होश में थी, अगर मैं इसी तरह ड्राइविंग करती रही तो ये सवाल करती रहेगी। तो वो कुछ नहीं सोचती, कहती बस सीट बेल्ट बांध दो, इतना तो कर सकती हो ना मेरी जान। तो कहती हाँ ना, ऐसे प्यार से बोलो ना, क्यों गुस्सा करती रहती हो? तो जैसे ही वो सीट बेल्ट बांधती है, जिस तरह से, जैसे 1 सेकंड लगती है उसे सीट बेल्ट बांधने के लिए, और जिस तरह से वो गाड़ी को भगाती है भाई साहब, उसकी दोस्त चिल्लाने लगती, मैंने अभी तक किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैंने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मेरा मुझे कोई पसंद नहीं करता था यार, गाड़ी को इतनी तेज मत बना यार, हम चोरी करके भाग रहे, हम मर जाएंगे, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, हम मर जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, हम सड़क के किसी कोने पर मिल जाएंगे, हाँ हमारा अशर क्या होगा, हमारे चेहरे दिखने के लायक होगा, अगर गाड़ी कहीं कहीं से नीचे गिर गई, गाड़ी को आग लग गई, अगर गाड़ी को आग लगी तो हम किसी को सलामत भी नहीं मिलेंगे। मैंने तो अपनी पर्स को भी वहीं पर छोड़ दी, मेरे वेस्पा के अंदर मेरा पर्स है और उसमें मेरी आईडी कार्ड है जिसमें मेरी पहचान है। यार इस तरह तो गाड़ी चलाते वक्त ऐसी हरकतें मत कर, तू तो कुछ लेके भी नहीं निकली घर से, मेरे भरोसे निकली कि मैं तुझे डिनर करवाऊंगी, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, लेकिन तू तो मेरी मौत का सामान लेके घूम रही है। चोरी करना तो चोरी कर लेते, गाड़ी चुरा देते, ठीक है चलेगा, गाड़ी चला लेते, मतलब ही नहीं इस चीज़ के लिए, लेकिन इस तरह तो मत करके मैं मौत से पहले मर जाऊँ। यार देख कसम से मैंने आज तक किसी को अपने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, बॉयफ्रेंड तो दूर, मैंने किसी लड़की को उस नज़र से भी नहीं देखा है। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है ना, लेस्बियन वाला केस चल रहा है, और मैं तो पता है हम जितने लोगों को जानते हो लोग आधे से ज़्यादा तो लेस्बियन है। मैं तो कहीं अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, मैंने किसी को आई लव यू भी नहीं कहा, और किसी लड़की ने मुझे आई लव यू नहीं कहा, प्लीज़ यार प्लीज़ यार प्लीज़ यार, चलो गाड़ी चला यार, आराम से चला गाड़ी, मर जाऊंगी यार मर जाऊंगी यार मर जाऊंगी। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप, गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे। हाँ, जिस तरह तू गाड़ी चला रही है ना, इससे तो मेरी मौत नजर आ रही है मुझे। और देखो वो गाय के ऊपर यमराज बैठा हुआ नजर आ रहा है मुझे, और आया है कह रहे कि कम आ रही हो मेरे पास, और तू ये सवाल कह रही, तुझे गुस्सा दिला रही हो मैं, तेरा दिमाग खराब है, मरने वाली हूँ मैं। तू इस गाड़ी को स्लो चला, पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं कल से ना अपनी बहन से इजाज़त लेकर उसको वेस्पा छोड़ूंगी, वेस्पा लाऊंगी, आई प्रॉमिस। उसने देने से मना किया था ना, तो तुझे पता चल गया होगा ना, इसलिए तू गाड़ी तेज चला रही, और तूने इसलिए चोरी की ना। और ये कमीने कौन लोग हैं जो हमारे पीछे आ रहे हैं? अरे कमीने इंसान हो, हम लोग गाड़ी चोर है, तुम लोग को गाड़ी दे देंगे भाई, सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है भाई साहब। और गले जैसी बाहर निकलने की कोशिश करती है, अपने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करती है, तो उसकी दोस्त क्या करती है ना, आओ देखती ना था उसके नेक की तरफ एक चीज़ करती है, और जिससे वो खामोश, जो गाड़ी में उसकी चिल्लाने की आवाज़ लड़म लम लम चल रहा था, वो खामोश हो जाती है। जैसे वो सर निकालने की कोशिश करती है, वहाँ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन 2 गोलियाँ चलती हैं, और दोनों गोलियाँ उसको लगते लगते बच जाती। तो जिस तरह से एक झटके से वो वाइट कपड़ों वाली लड़की उसे खींच के गाड़ी में उसके सीट को जैसे ना लेटते हैं वैसे ही कर देते, कहती आई एम सॉरी, ये करना ज़रूरी था तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए और तुम्हें सेफ रखने के लिए। ये कहकर वो गाड़ी को फास्ट गाड़ी चलाने लगती है, बहुत तेज़ चलाती है, ऐसे जैसे कि वो हवाओं से बात कर रही हो, या तो फिर तूफ़ान का समंदर जो तूफ़ान से समंदर से निकल के दुनिया को तबाह करने निकला हो, बिल्कुल उसी वे में। और वहाँ पर तकरीबन 10 गाड़ियाँ थी, और 10 गाड़ियाँ और आ जाती हैं, तो वो सिर्फ देखती है, उसकी आंखों में जैसे कि खून उतर आ चुका था, उसे किसी आओ देखती ना था, बस गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ाती, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस चीज़ का भी क्या कर रही थी, वो गाड़ी की लिमिट तो फास्ट कर रही थी, लेकिन उसको पेट्रोल की भी फिक्र थी। लेकिन बेचारा जो बंदा था ना, कितना कमीना, कितना अच्छा बंदा था, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को फुल करके रखा था, तो इन्हें उसे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी। वो देखती है पेट्रोल को, उसके चेहरे पर रुमाल बंधा था, लेकिन अंदर से एक तीखी सी स्माइल आ जाती है, और सिर्फ इतना कहती है, जो भी हो तुम
जिस इंसान ने मेरे लिए गाड़ी खड़ी की है, जिस इंसान ने मेरे लिए गाड़ी खड़ी करके इसमें पेट्रोल डाला है, तो ये मेरा अपना ही होगा। मॉम, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो सो मच। ये कहकर वो गाड़ी चलाती। जी हाँ, ये गाड़ी यहाँ पर रुकना, यहाँ पर रखना, बस उस जो जगह पर वो बैठी थी ना, वो अपने दोस्त के साथ उस छोटी से ढाबे पे, तो वहाँ पर एक वेटर आता है, उसे एक चिट देता है। तो वो चिट जैसे ही पर्ची खोलती तो उसमें लिखा था, तुम्हारी जान खतरे में, यहाँ से निकलो और इस जगह जाओगे, कुछ कदम पैदल जाना, अगर कोई सवारी लेकर निकले उसे सवारी को वहीं पर छोड़ देना, और तुम्हें यहाँ से आगे जाकर एक जगह पार्किंग एरिया मिलेगी, तो वहाँ जाके उसमें ब्लैक, और उसे मुसीबत ये हुई थी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ब्लैक कलर की थी। हाँ, कुछ लोगों को शायद ब्लैक से मोहब्बत है, तो इसलिए उसे खोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब से वो गाड़ी मिली, उसके गाड़ी के अंदर बैठने से अभी जो आधे रास्ते से सफ़र किया ना, सफ़र से उसको पेट्रोल का जब अंदाज़ा हो जाता कि ये पेट्रोल, गाड़ी के अंदर चाबी, गाड़ी खुली हुई, तो समझ जाती कि ये सारी चीज़ें किसने की, उसकी माँ ने। जब जब उसका बाप उसे ढूंढने के लिए निकलता है, जब जब उसे कोई मुसीबत होती है, जैसे कि उसके बाप के दुश्मन या उसके दोस्त होकर भी दुश्मन बन के बैठे हुए वो लोग उसे मारने के लिए निकलते, तब तब उसकी माँ उसको बचाने के लिए कोई इसी तरह से कोई जुगाड़ कर देती है। उसकी माँ उससे मिलने नहीं आती, ना उससे बात करती है, कुछ भी नहीं, लेकिन अपनी बेटी की हिफाजत अच्छी तरह से करना जानती है। एक माँ है ना, कहते हैं ना, अगर जानवर भी माँ हो, माँ को भी जानवर नहीं होना चाहिए। कि वो एक कहावत है हमारे यहाँ पर, रुको मैं सोच के बताती हूँ आपको। हाँ, कहते हैं ऊपर वाला जानवर को भी माँ ना बनाए, ये कहावत होती है हमारे यहाँ पर। क्योंकि अक्सर जानवर, माँ भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है, उसे दुनिया से बचाती है। अगर एक बिल्ली है, वो बिल्ली हमारे यहाँ पर क्या पता है, जब से होश संभाला हमने एक ही चीज़ सुनी है कि अक्सर जब बच्चे, बिल्ली को बच्चे होते हैं, तो लड़के बिल्ली को अक्सर, बाप जो मर्द आदमी बिल्ली होते हैं, वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो माँ उसके उनसे लड़के अपने बच्चे को बचाती है। ऐसे भी होते हैं चीज़ें दुनिया में। तो उसी तरह से जैसे कि उनकी बेटी नहीं हो और एक लड़का हो और उसकी हिफाजत उसे अच्छी तरह करना आता हो, तो जिस तरह से गाड़ी चला रही थी वो पीछे भी देख रही थी। अब उसे गाड़ियों के साथ साथ कुछ और चीज़ें सुनाई देती, तो थी पुलिस की साइलेंट। तो कहती, लो, एक से बची नहीं तो दूसरी मुसीबत आ गई, अब मुझे शेर इस जगह को फिर से छोड़ना पड़ेगा। आई हेट यू सिंघानिया, आई हेट यू। मेरी ज़िंदगी को जंड बना के रख दिया राजीव सिंघानिया आपने। बाप थे मेरे, लेकिन आपका नाम से आपको पुकारना पड़ रहा है, डैड, आई हेट यू डैड, आई हेट यू। ये कहकर वो गाड़ी को और ज़्यादा फास्ट करने लगती है, और गाड़ी को इस तरह से हवाओं से बात करवाते देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। उनके पीछे पुलिस की गाड़ी उन पर जो फायरिंग कर रही थी, हाय, बिल्कुल मूवी की तरह था वो चीज़ें। सामने हीरो, पीछे विलन, उसके पीछे पुलिस। क्या बात है, क्योंकि दोनों को वही चीज़ चाहिए जो उन्हें चाहिए। जो उसे जान से मारने आए थे वो, जो उसे बचाने आए थे वो, और जो उनको मारने आए थे कि पुलिस, वो सारे टारगेट सिर्फ एक ही चीज़ थी, मिस्टर सिंघानिया, राजीव सिंघानिया की बेटी उन्हें मिल जाए। कुछ लोग मारना चाहते, कुछ लोग बचाना चाहते। तो इसी तरह से फायरिंग करते करते इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ मंत्री, शायद कह सकते हो, कुछ रैली वगैरह हो रही थी। कहती, रात के 12 बजे भी इन लोगों को चैन नहीं है, सियासतदान लोगों को बस गरीब आवाम को फंसाने के लिए होते हैं और कोई काम करते नहीं हैं। और उसी भीड़ में देखते ही वहाँ पर 3-4 ब्लैक गाड़ियाँ उसके साइड में आके खड़ी हो जाती है, यानी कि मतलब उसे जाम करके रख देती है। तो कहती, शिट, अब ये मुसीबत आ गई। तो वो भी उसको टक्कर मारने की कोशिश करती है, तब वो क्या करती है, और ज़्यादा फास्ट करती है। उन्हें टक्कर मारने की वजह अपने आप को सीधा रास्ते पर निकालना चाहती थी, और वही करती है। वो जिस तरह निकलती है वहाँ पर वो लोग शॉक हो जाते हैं। वो पूरा रोड, जहाँ अब एक ऐसे रोड पर आता है जहाँ पर 5-6 रास्ते आते हैं। 5-6 रास्तों में वो किस रास्ते में गई किसी को नहीं पता। बस वहाँ से सिर्फ ये नज़र आए कि वो गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी, जैसे कि वो गीली मिट्टी पे गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है, अगर आप कदम रखते हो तो उसमें निशान आता है, लेकिन इन चारों रास्तों पर टायरों के निशान थे। कन्फ्यूज़ करने के लिए ये बेस्ट तरीका था। तो वो किस रास्ते से गई, वो कन्फ्यूज़। अब वो लोग जैसे ही गाड़ी से उतरते कहते, एक दूसरे को तरफ देख कर कहते, वो बॉस को पता चलेगा, बॉस हमें मार देगा। हमने उनकी हिफाजत भी नहीं कर पाए और हम उन्हें लेकर भी नहीं जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें बताती। जब उसका बॉस गुस्से में उसे खींच के थप्पड़ मारता है। कौन था वो लोग जिसने मेरी बेटी पर गोलियां चलाई थी,
कौन था वो बॉस पता नहीं, हमने उनके लिए पीछे भी लोग लगा दिए, लेकिन वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। उसकी बीवी कहती मैंने कहा था ना तुम नाम लो और मेरी बेटी पर मुसीबत शुरू हो जाती है। तुम उसे क्वीन बनाना चाहते हो तो वो लोग तुम्हारी क्वीन इस कुर्सी पे उसकी लाश लाना चाहते हैं। इस सफ़ेद चेयर को मेरी बेटी का कफन बनाना चाहते हैं वो लोग। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और कौन ये कर रही है जल्दी तुम्हें बता दूंगी मैं, जब तक मेरे पास सबूत नहीं आएंगे। और तुम सब राक्षस मेरी बेटी से दूर रहना, और खासकर तुम मिस्टर सिंघानिया के बेटे राजीव सिंघानिया उर्फ अनिकेत राजीव सिंघानिया, मेरे बेटे से दूर रहना। खास करके तुम मेरे बेटे से दूर रहना। मेरी बेटी को मारने की कोशिश मत करना, उसकी माँ हर दफ़ा उसे बचा लेगी जैसे आज मैंने बचाया। तो तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कहाँ है? हाँ मुझे पता होता है मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। ना मैं उससे मिलती हूँ, ना मुझसे बात करती हूँ, कुछ भी नहीं करती। ना मैं उसके, मुझे पता होते हुए भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मेरी बेटी कहाँ है। अब तुमने यहाँ से भी उसे भगा दिया है। हो खुद को सुकून से अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन तुम हर दफ़ा उसके रास्ते का कांटा बन जाते हो। अभी कांटा तुम उसके बाप हो, लेकिन तुमने आजकल अपनी बेटी की लाइफ को हेल बना के रखा है। तुम वो बाप थे जो अपनी बेटी के पाँव के नीचे कांटे को चुभने से पहले वहाँ पर पुल बिछा देते थे। पुल भी इस तरह बिछाते कि उनके अंदर से एक भी कांटा ना मिले। लेकिन आज तुमने अपनी बेटी के पाँव को छल्ली छल्ली कर दिया है अपने कांटों से। उसके पाँव में इतने खून भर दिए ना कि जब जब वो कदम रखती है उसके पाँव से खून निकलना स्टार्ट होता है। और तुम इस चीज़ के कारण हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। इसलिए मेरी नफ़रत करती हो तुमसे, मैं तुमसे बेतहाशा नफ़रत करती हूँ। जिस दिन तुम ये फ़ैसला ख़त्म करोगे कि तुम इस चीज़ से, इस दलदल से निकलोगे और हमारी बेटी के साथ हम नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे जो हमारी लाइफ है, नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इस दलदल में हम आते अपनी मर्ज़ी से और जाते अपनी मर्ज़ी से नहीं, ये बात याद रखो। कई दफ़ा तुम्हें समझा चुकी हूँ मैं, और कई दफ़ा मैं भी तुम्हें समझा चुकी हूँ। मेरी बेटी इस दलदल में ना आएगी ना फंसेगी जिस तरह उसका बाप फंस चुका है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती, बस एक लुक देती है अनिकेत राजेश सिंघानिया को। एक लुक, उस लुक में बहुत सी चीज़ें थी, नफरत, गुस्सा, सब कुछ। ओ अनिकेत अपने हाथ को जो पीछे से मुक्का बना के खड़ा था, सिर्फ अपने डैड की तरफ गिर गए। डैड ये बड़ी माँ कोई बात नहीं, वो बस गुस्से में उसे गलतफहमियाँ हुई कुछ चीज़ों की। और उन लड़कों की तरफ देखता है, किसने मेरी बेटी पर हमला किया है? नहीं पता बॉस। और एक बंदूक लेती है जो सामने उसके टेबल पर रखी थी, सीधा उसके बेजे की तरफ लगाती है, लेकिन फिर उसके कुछ सोचकर उसके पैर पर लगाती है। टिश्का, उस कमरे में गोली की गूंज, एक नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 लोग जो एक साथ आए थे ये बताने के लिए कि हमने आपकी बेटी को नहीं लाया, उन सब के पैरों पर गोलियां लग चुकी थी। तब वहाँ से एक इंसान भाग गया था कि तब बॉस ये क्या कर रहे हैं, अपने ईमानदार आदमी है इसलिए इनके पैरों पे गोली मारी है। अगर बेईमान होते ना तो सीधा गोली इनके बेजे पर मार देता, क्योंकि मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए थी। लेकिन इसकी वजह से मेरी बेटी पर किसी ने हमला किया है। मेरी बीवी ठीक कहती है, उसकी जान के दुश्मन बहुत हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। उसकी हिफाजत करना चाहता, लेकिन मेरी बीवी मुझे बताती नहीं। अब तुम एक काम करो, मेरी बीवी किसी से भी बात करे, फ़ोन पर कहीं पर आए जाए, किसी से भी। इतने सालों से सब हम पता नहीं लगा पाए बॉस। कभी ना कभी तो करेगी ना, उस चीज़ पर नज़र रखो। अब तुम में से किसी की नज़र मेरी बीवी से हटनी नहीं चाहिए, लेकिन एक इज्जत वाली नज़र होनी चाहिए। कभी इस पंथी वाली नज़र रखोगे ना तो तुम लोगों की मौत पक्की। ये कहकर वो वहाँ से अपनी चड़ी को लेकर टक टक करके वहाँ से जाते हैं। तब उसके बेटे कहते, डैड आप ठीक है? हाँ, ये उस दुश्मन को एहसान है जिसने मेरे पैर पर गोली मार ली है, इसलिए मुझे ज़्यादातर अपने लोगों पर पैरों पर गोली मारनी पड़ती है, लेकिन वहाँ मारता हूँ जहाँ उन्हें नुकसान ना पहुँचे। और सुनो तुम, इनकी पूरी इलाज की जिम्मेदारी लो, इनको कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। वो बुरा था लेकिन इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन किंग था। किंग बनना आसान भी तो नहीं है। वही दूसरी तरफ एक कमरा, जिस कमरे में तकरीबन 5 चेयर कह सकते हो, 5 कुर्सियाँ। वहाँ पर सब बेटे बातें कर रहे थे। ये हमारी दूसरी मेन लीड कैरेक्टर की साइड पे हम जा रहे हैं दोस्तों।
सुनते जाइए, नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि नाम से पता चल जाएगा ना, तो फ़ायदा क्या नाम बताना। इसलिए उन 2 लड़कियों के साथ भी मैंने नाम नहीं बताया। अब इनके साथ कितने लड़कियाँ होंगी ये भी नाम नहीं बताऊंगी। बस सोचिएगा, देखिएगा, सुनिएगा। और ये फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगे कमेंट्स में बताइएगा। इसी स्टोरी को एंजॉय करना चाहते तो भी कमेंट में बताइएगा। और जब आप लोगों के कमेंट आएंगे तो इसका सेकंड एपिसोड आएगा ज़रूर आपके लिए। चलिए चलते हैं। वहाँ पर 5 लोग बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तब वहाँ से कहता है, ओ पुलिस वाले थे। जब माफिया होगी तो पुलिस भी तो होनी चाहिए ना। तो वहाँ से एक लड़का कहता है, सर सीरियसली हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम फिर से नाकाम हो गए, फिर से हमारी चाल मुश्किल पड़ गई। लेकिन उसे 2 लोगों की ग्रुप आए थे, एक उसे मारना चाहता था, दूसरा उसे बचा रहा था, और तीसरा कौन सा ग्रुप है जिसकी गाड़ी में वो बैठ के गई ये पता नहीं चल पा रहा। और ये तो कह रहे कि चोरी की गाड़ी है, लेकिन चोरी की गाड़ी, इतना पेट्रोल होना ये कोई मजाक की बात नहीं है। जो चीज़ें हमने पता लगाई हैं वो गाड़ी भी हमारे पास आ चुकी है। उस गाड़ी को भी हमने अच्छी तरह से देखा, लेकिन उस गाड़ी में कुछ भी नहीं, कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस गाड़ी को चलाया ही नहीं। मतलब हैंडल जो गाड़ी को चलाते, स्ट्रिंग ब्रेक लगाते, कुछ भी उसमें कोई भी एक ऐसा निशान नहीं लगा कि हम उसका फिंगरप्रिंट लेकर उसे हम ढूंढ सकें। ऐसा लग रहा है कि उसे आदत सी होगी इन चीज़ों की। वो लड़की को सिंगानिया की बेटी है तो इन चीज़ों की आदत नहीं होगी उसे। तो सर कोई तस्वीर तो होनी चाहिए हमारा, कोई मुखबर, कोई ऐसा जो उसके अंदर रहकर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे। किसी को कुछ नहीं पता है। 10 साल से वो अपने डैड से नाराज़ है। 10 साल की से ही वो अपने डैड की बिजनेस को सब कुछ को छोड़ के चली गई अपनी नॉर्मल लाइफ। तो फिर उसे नॉर्मल रहने दीजिए ना सर। क्यों आप चाहते हैं कि उसको पकड़ के लाएं उसके बाप को पकड़ने के लिए? इज़ नॉट राइट ना सर। देखो अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है, वो लड़की ये तो नहीं चाहती अपने बाप की बिजनेस को संभालना। अगर संभालना होता तो 10 साल पहले वो अपने डैड के उस बिजनेस के, तुम्हें पता है जब उसके डैड ने उसे बनाया था, क्वीन बनाने के लिए उसे लाया था और सबके सामने, तो उसने क्या किया था पता है? वो चेयर जिसके लिए उसकी डैड की बहुत आधी ज़्यादा ज़िंदगी कह सकते हो, उसे संभालने फिर गई है। उस चेयर को उसके आंखों के सामने जलाया था और किस मुश्किल से उन्होंने इस चेयर की आग बुझाती। कोई उनसे पूछे, उनकी चेहरा देखने के लायक था। जब ये वीडियो हमारे पास आया था तो उस वीडियो में उस लड़की की तस्वीर तो होगी। हाँ, वीडियो दूर से लिया गया था बेटा, दूर से, और सिर्फ चेहरा दिखाई दिया जा रहा था। वो लड़की का फेस नहीं, जिस साइड में वो लड़की खड़ी थी उस साइड में बिल्कुल अंधेरा था। बस अपने उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ वो भी कट कट, जो फास्ट थे उनको सुनाई दी थी, जो दूर थे उन्होंने बस उसकी इतनी लफ्ज़, मैं कभी भी इस पर नहीं बैठूंगी, और यहाँ से वो चली गई। आखिरी लफ्ज़ यही रिकॉर्डिंग में सुनाई गया था। तो हम उसकी आवाज़ को चेक करवा सकते हैं साउंड, तब भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो फिर अब क्या करना है? अब उसके लिए हमने एक ऑफिसर बुलाया। डोंट कॉल मी सर, आपने उसे बुलाया है, आप लोग खुद उसे सस्पेंड किया। हाँ, उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन आई थिंक ये इस मिशन के लिए बेस्ट है और बेस्ट रहेगी, बहुत अच्छी तरह से बेस्ट रहेगी। सर सोच लीजिए ऐसा ना हो कि हमें मुक्का खाना पड़ जाए। वो करती अपने दिल की है, इसलिए तो सस्पेंस हुई। हमारी बात नहीं सुनती तो हमें मजबूरी में, कहते ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है सर। जैसे ही ये कहने वाले थे तो सबने से एक आवाज़ आती है, एक लड़की की, बड़े एटीट्यूड के साथ आके उस सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। सामने 5 कुर्सियाँ और एक चेयर सामने, बिल्कुल डिट्टो फेस टू फेस। तो कहती है, अच्छा तो तुम खुद को गधा कह रहे हो? ये तो कहावत है ना। अब आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ गई तो आप मुझे गधा बना के ला रहे हैं। काम क्या है? काम मामूली नहीं है। अगर मामूली होता तो आप मुझे बुलाते सर। मामूली होता, आपने मुझे सस्पेंड करके रखा था इतने वक्त से, तो आप मेरी सस्पेंशन लेटर को वापस लेते। मैं जो आप लोगों की कोई बात नहीं मानती, आप लोगों को उंगली पर नहीं रखती, तब आप मुझे बुलाते। तो ये केस मामूली नहीं है। केस की डिटेल क्या है? माफिया क्वीन बनेगी लड़की। हाँ, आपकी बातों में तो माफिया क्वीन है, तो ज़ाहिर सी बात है कि लड़की ही बनेगी क्वीन। अगर क्वीन तो आपने कहा तो क्वीन का मतलब होता है लड़की। माफिया थोड़ा समझ में नहीं आया। राजीव सिंघानिया, तो जैसे सुनती हूँ तो उसकी आंखों में खून उतर आता है। हाँ, यही खून देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारी आंखों में। उस इंसान को कैसे भूल सकते जिसकी वजह से मेरे डैड मरे थे,
नहीं छोड़ सकती। काम क्या है? मारना है उसे, शूट करना है, इनकाउंटर करना है, क्या करना है बताइए सर? उनकी बेटी को ढूंढ के लाना है। व्हाट? हाँ, उनकी बेटी को? मजाक चल रहा है सर? उनकी बेटी को कौन ढूंढेगा? मुझे उनकी कोई बेटी भी है? मैं जहाँ तक जानती हूँ उनकी एक बेटा है, मिस्टर नैतिक राज सिंघानिया। उनकी एक बेटी है, तो नाम किसी को नहीं पता। ना नाम पता है, ना पहचान पता है, किसी को नहीं पता सिवा उसके भाई को, जो नाम लेता भी नहीं है। अगर नाम लेगा तो चाहे वो बल्ले मिस्टर सिंघानिया के बेटे हो, उसका गला उसके हाथ में आ जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेता। जिस दुनिया से वास्ता रखते हैं ना, जब तक आप खुद को सेफ रखो तो बेटर है। एक नाम ही, नाम तो किसी का भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कनिष्का, मैं कहूँ मेता, मैं कहूँ परी, कुछ भी नाम रख लो, इस दुनिया में तुम्हें इतने ही नाम मिलेंगे, लोग इतने नामों के लोग मिल सकते हैं। तो सर नेम सर, यही तो बात है कि सर नेम लगाना पसंद नहीं करती वो अपने बाप के नाम से इतनी नफरत करती कि उसका सर नेम तक अपने नाम से नहीं जुड़ती। जब से उसे पता चला उसका बाप क्या काम करता है, वो माफिया, अंडरवर्ल्ड डॉन, माफिया का डॉन है, जिसने इस सल्तनत को इतने सालों से संभाल के रखा था, अपनी बेटी से छुपा के रखा था। उसके बारे में उसकी बेटी को पता चला, उसकी बेटी का जवाब भी क्या था, क्या खूब जवाब देकर गई थी अपनी डैड को, जिस तरह का जवाब देकर गई थी। अब ये उसे ढूंढने के लिए 3 लोग लगे हुए हैं। 3 लोग इंटरेस्टिंग। पहला उसका डैड, दूसरा उसे मारने वाले, और तीसरा हम। इन 3 लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। मेरा एक मिनट, आप उसे क्यों चाहते हो? क्यों? क्योंकि उसके बाप को झुकाने के लिए, क्योंकि उसकी बाप की कमज़ोरी है वो लड़की। हाँ, आपको लगता है उनकी बेटी उनकी कमज़ोरी होगी? हाँ, दिल सल्तनत को अपने बेटे को सौंप नहीं पा रहे हैं, उस सल्तनत को अपनी बेटी को सौंपना चाहते, तो सोचो वो अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते हैं। उनकी लव मैरिज थी ना सर, जहाँ तक मुझे इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अपनी बीबी से अब भी प्यार करते, उसकी इनकी इतनी सजे सुनने के बाद भी। उनकी इतनी, ये वीडियो देखो आज की, अभी की थोड़ी देर पहले हमारे पास पहुँची है, और जैसे वीडियो देखती, जैसे उनकी माँ का लोग गुस्सा सब कुछ देखती हुई कहती इंटरेस्ट से, क्या बात है। एक बाप अपनी बेटी को चाहता है और एक माँ अपनी बेटी को बचा रही है, क्या बात है। तो एक छोटा भी पर्सन कह सकते हो, क्या मतलब ये है सर। अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ डिस्कस कर सके, मैं वो फाइल देख सकती हूँ? हाँ, देख लीजिए। तो जैसे वो फाइल को पढ़ती, गौर से पढ़ती, एक एक चीज़ को पढ़ती, सिर्फ इतना कहती है, चौथी इंसान उसकी माँ उसे बचा रही है। ये तुम इतने शोर से क्यों कह रहे हो सर? आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? वो लड़की जो गई थी वेस्पा पे, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है ना, लेकिन उसके बाप के पास नहीं गई होगी, एम आई राइट? तो सारी चीज़ें गायब हो गई हो क्या? हमारे पास बस छोटी सी क्लिप आई कि एक वेस्पा पे बैठे थे 2 लोग। हाँ, चेहरा नहीं दिखा था किसी का। तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ आके इस वेस्पा को वहाँ से लेके चली गई, ये कह कर के वेस्पा उनकी, और उनके पास उनकी गाड़ी की कागजात थे। तो मजबूरन वहाँ के जिन जहाँ पर वो खाना खा रहे थे, उन्होंने वो वेस्पा उन्हें दे दिया। तो सोचिए सर, थोड़ा सा दिमाग लगे। वो लड़की अपनी माँ से मिलती नहीं है, लेकिन उसकी माँ को उसके बारे में सब कुछ पता है। उनकी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, एवरीथिंग। क्योंकि वो भी मामूली इंसान नहीं है। एक वक्त में मिस्टर राज सिंघानिया का बाजू हुआ करती थी। हाँ, गलत काम नहीं करती थी, लेकिन उनका सपोर्ट हुआ करती थी, उनका लीगल वकील कह सकते हैं वो, उनकी लॉयर, उनकी वाइफ, जिन पर दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे मिस्टर सिंघानिया। अंधा भरोसा अब भी करते हैं, अब भी, लेकिन वो उनके कोई केस नहीं लेते। उनके खिलाफ जो सबूत आते हैं वो उनके केस, हालांकि उनके हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी बीवी उनका केस ले, अदालत में जाए, उन्हें जमानत पे रिहा करे, उनके आदमियों को रिहा करें। लेकिन जब से उनकी बेटी उन्हें छोड़ के गई है, तब से उन्होंने भी किनारा कश कर लिया इस माफिया की लाइफ से। एम आई राइट सर? यही है। तो फिर बस सही है। पहला वो एक चीज़ निकालती है, उसके सामने एक कह सकते हैं चार्ट, तो उस पर एक निशान लगाती है, एक लड़की की स्केच बनाती है जिसका चेहरा बिल्कुल अंधेरे में था, और 4 तरफ एक और 4 लोगों को बनाती हैं। ये मिसेस सिंघानिया, राज सिंघानिया की वाइफ, जो अपनी बेटी को बचा रही है अपने बाप से, और ये वो ग्रुप है जो उसकी बेटी को मारना चाहता है, इस वजह से कि वो क्वीन ना बने। एम आई राइट सर? और हम
इन सब को पकड़ने के लिए हमें चाहिए वो ये लड़की, जिसका ना कोई नाम ना पहचान, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो आपने मुझे क्यों बुलाया इस चीज़ के लिए? आलिम में पता लगा है कि इसने ये सब सोचा है, तो तुम कुछ पता लगा के बताओ। 1 हफ्ते है तुम्हारे पास। सर सही सी बताइए, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, कुछ उड़ती उड़ती पता चले तो उस उड़ती उड़ती चिड़िया को मुझे भी सौंप दीजिए, ताकि मैं भी कुछ पता कर सकूँ। ठीक है, बुलाता हूँ। तो वो आता है। यस सर, कहिए। ये मिसिस सिंघानी के यहाँ पर काम करती है बरसों से, और इन पर अंधा भरोसा करती है मिसिस सिंघानिया। ओके, तो इनके खाने में क्या उड़ती उड़ती खबर आई? यही कि मिसिस सिंघानिया ने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए एक जगह पर अपनी बेटी को भेजने का प्लान बनाया। ओके, तो पता है तो फिर चलिए। ये नहीं पता कहाँ, लेकिन एक यूनिवर्सिटी कह सकते हो, वहाँ भेजा है। अब किस रूप में भेजा है किसी को नहीं पता। क्या मतलब टीचर, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकती है। ओके, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम भी वहाँ जाओ। ओके, और पता लगा कि उनकी बेटी कौन है। ये 1 हफ्ते पहले की बात है, जब इन्हें पता चला, उनके हस्बैंड को ये पता चल चुका है कि उनकी बेटी कहाँ है, और उसे ढूंढने के लिए लोग लगा चुके हैं। इन 1 हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बेटी के लिए ट्रांसफ़र सब कुछ करवा दिया है। ओके, तो वो कहाँ से पढ़ती थी? कुछ नहीं पता। तो ट्रांसफ़र का नाम क्यों लिया तुमने? मतलब वो बस इसी तरह कोड वर्ड में बात करती है। किससे करती है ये भी नहीं पता। तो तुम पर कितना भरोसा करती कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अब देख सकते हैं आप, इतना भरोसा करती है कि वो अपने कुछ बातें मुझसे शेयर करती हैं, और इन शेयर चक्कर में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने अपनी बेटी को किस शहर में भेजा और किस यूनिवर्सिटी में भेजा। अब किस चीज़ के लिए भेजा ये नहीं पता। टीचर कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हो। उसने कितनी पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई नहीं की है, किसी को नहीं पता। बस इतनी इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं भी चलना चाहूँगी उसी जगह पर जहाँ पर ये अंधेरे में परछाई मुझे मिलेगी। क्यों न होगी तो, लेकिन मेरी एक शर्त है। इंतज़ार कर रहे थे हम तुम्हारी शर्त का। वो अफसर उससे जलता है, उससे कुन्नस खा के बैठा हुआ है, जैसे कि हाँ, मेरी तो शर्त आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने मुझे बुलाया, मैं खुद से नहीं आई हूँ। मेरी सस्पेंशन लेटर तो आपने ख़त्म कर लिया, और अब मैं जो भी कुछ करूँगी इस मिशन के लिए मैं खुद से करूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, और तुम करना क्या चाहती हो? खुद से कुछ भी कर सकती हो, ये मेरी मर्ज़ी। ये क्या करो, वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ वो लड़की जैसे ही अपने दोस्त को देखती तो कहती, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग यार, कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, हमारे जाने का वक्त आ चुका है। यार तू फिर से जा रही है, तू एक जगह पर टिकती क्यों नहीं है यार? फिर तेरे पीछे मुझे भी आना पड़ता है। इस बार तू मेरे साथ जा रही है। अच्छा है, खुशखबरी क्यों सुना रही है मुझे? वैसे कल रात क्या हुआ था मुझे याद नहीं, लेकिन हम लोगों ने चोरी की थी क्या? मैं पुलिस पकड़ के ले आई थी क्या? नहीं, तुम सो चुकी थी गाड़ी में। अच्छा, तो फिर अब हमें कहाँ जाना है? कहाँ जाना पसंद करोगी तुम? अच्छा, जैसे मैं कहूँगी लंदन के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में चलते, वहाँ ले चलेगी क्या? तुम मुझे इतना फ़ोन नहीं कर सकते हम। तो फिर ये हम नेपाल जा रहे हैं। आज से बाद हम नेपाल में रहेंगे। नेपाल में अब क्या अचार भेजने जाएंगे हम दोनों? वहाँ की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अच्छा, करेंगे क्या? वहाँ जाकर पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या चीज़ रखा गया है। अच्छा, तो फिर हम क्या बन के जाएंगे वहाँ पे? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। तो तू बताएगी तो क्या पढ़ने फिर से जाएंगे या कुछ जॉब करेंगे? वो तो वहाँ पर जाके पता चलेगा कि हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वो लड़की जैसे निकलती तो उसके सामने उसकी दोस्त आके कहती, हाय हाय मेरी जाने मन, क्योंकि दोनों एक ही तकिया कलाम बोलते, जाने मन। हाँ, कन्फ्यूज़न है मेरी जान, कन्फ्यूज़न ये तो अच्छी चीज़ होती है। तो वो कहती, हाँ तुमने याद किया और मैं आ गई। मैंने तो तुम्हें याद नहीं किया, पता नहीं क्यों, पर रात को सपना आया था कि तुम मुझे याद करने वाली, तुम्हें आ गई। हाँ ठीक है, हम नेपाल जा रहे हैं। अच्छा, मिशन पे? तुझे सस्पेंस से फिर से वापस ले लिया क्या? और करने क्या वाले? कहाँ पर छापा मारने वाले? कौन सी ऑफिस में जाके जॉब करने वाले? क्या करने वाले? लखनऊ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। नेपाल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। अरे वहाँ पर क्या काम है हमारा? अच्छा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? टीचर बनेंगे या स्टूडेंट?
पता नहीं, वहाँ जाके पता चलेगा। हाय मेरी जाने मन, ये कन्फ्यूज़न ज़िंदगी भर रहती है हमारे सामने, है ना। और तू ये तकलिया कलाम मत कर अपना, जाने मन के जान निकाल देती है तू मेरा। हट चल यहाँ से, वो भी दो ये भी दो। क्या इनकी सफ़र का शुरुआत होने वाला है। और कैसे लगा आप लोगों को मेरी फर्स्ट स्टोरी का पहला बाब। अब ये दूसरा बाब तब स्टार्ट होगा जब कमेंट्स मुझे मिलेंगे कि आप लोगों को ये वाली स्टोरी सुननी है। एक जगह जहाँ एक माँ अपनी बेटी को बचा रही थी उसके सगे बाप से। सगा बाप, जो उसका सगा बाप है, अपनी बेटी से बेतहाशा प्यार करता है, लेकिन उसे देना चाहता है अपना सिंहासन, अपना राजगद्दी और अपनी सल्तनत, जो उसकी बेटी हिफाजत कर सके। कोई नॉर्मल चीज़ है क्या? अलवा है कि आप अपनी बेटी को क्या दे रहे हो? अपनी सल्तनत के नाम पर एक बंदूक, एक बम का गोला, ये चीज़ें दे रहे हो। उसे मोहब्बत देने के लिए नहीं कह रहे हो, उसे नफ़रत फैलाने के लिए। वो अंडरवर्ल्ड में जो होते हैं वो चीज़, ये तो बाद में पता चलेगा उसके डैड किस अंडरवर्ल्ड के से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़राब से ख़राब अंडरवर्ल्ड, एक नॉर्मल ख़राब अंडरवर्ल्ड कह सकते हो, ये बाद की बात है। उसका भाई नैतिक राज का सिंघानिया, जो अपनी बहन से डैड के सामने दिखा रहा है कि वो प्यार करता है, कि सच में वो अपनी बहन से प्यार करता है। उसकी माँ, जो वो मिसिस सिंघानिया की सेकंड, मिस्टर राज सिंघानिया की सेकंड वाइफ, जिन्होंने दूसरी भी शादी इसलिए की थी कि उन्हें बेटा चाहिए था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं थे, अपनी बेटी से फिर भी मोहब्बत करते थे। और तीसरा वो इंसान जो उसे मारना चाहता है। और चौथा ये पुलिस की गाड़ी जो उसे ढूंढना चाहती है। अब सबसे पहले राज सिंघानी को एक बेटी मिलेगी किसे? उसकी माँ उसे बचा पाएगी इन सब से? उसका बाप जो कहता है उसके अंदर उसका खून है, उसकी कुछ क्वालिटी तो उसकी बेटी के अंदर है। क्या वो लोगों को दिखा पाएगी वो क्वालिटी? क्या उस क्वालिटी की वजह से पहचानी जाएगी या फिर कुछ और? जानने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, माफिया क्वीन को एंजॉय, सीज़न 2 को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। नाम वगैरह की पहचान हम किसी और दिन रखेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपके कमेंट्स इस स्टोरी को सुनने के होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये स्टोरी कंटिन्यू सुनाई दी जाएगी। अगर आपको ये स्टोरी को पसंद नहीं आएगी तो कोई कह नहीं सकते। अब तो सोचते सोचते यही स्टोरी मेरे दिमाग में आई है। आईपीएस भी है, किंग भी है, मतलब क्वीन भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, तड़का भी है, बहुत सी ड्रामे होंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग को मेरे साथ बनने रहना पड़ेगा। स्वीट हार्ट गाइज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।